हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम शिखा अग्रवाल है और ये चैनल है अकाउंट्स का चस्का। इस चैनल पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, वो सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन उसके प्रोसेस से रिलेटेड होती है। आपको वो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स का प्रोसेस समझ में आ गया है तो आपको वो डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और इसका प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्या है। हम जिस इकॉनमी में सरवाइव करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस और प्रोफेशन किए जाते हैं। बहुत सारे इवेंट्स एक बिजनेस और प्रोफेशन में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं फर्नीचर बनाती हूँ, तो फर्नीचर बनाकर सेल करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मैं मटेरियल खरीदूंगी, वुड खरीदूंगी, पॉलिश खरीदूंगी, उसके बाद फैक्ट्री में सामान जाएगा, वहाँ पे लेबर वुड को प्रोसेस करेगी, फर्नीचर में कन्वर्ट करेगी। उस फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद एक ऑफिस सेटअप होता है जहाँ पे उन फर्नीचर को कैसे सेल किया जाए उससे रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। सब कुछ सोचा जाता है कि आप कैसे उसको सेल को करेंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जब आप एक बिजनेस रन करते हैं। अब उस बिजनेस को रन करने के लिए जब इतनी सारी एक्टिविटीज की जाएंगी तो वो सारी एक्टिविटीज आप याद कैसे रखेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन all the activities and events taken place in a business। इसी के लिए अकाउंटिंग का जन्म होता है। अकाउंटिंग से आप किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में हो रही एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये बिजनेस करके आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपका बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो बहुत सारे इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप वो सारे स्टेप्स पूरे कर लेते हैं तब आप अपने नतीजे पे पहुंच पाते हैं कि ये बिजनेस करके आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। सो ये है अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस, अकाउंटिंग की नीड। सो अकाउंटिंग अब समझने के लिए अब अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझते हैं। अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग में जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग में सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे के सारे इवेंट्स जो बिजनेस में किए जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स को जब याद ही नहीं रख पा रहे हैं तो आप इन्हें रिकॉर्ड भी कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने वुड खरीदा, तो जिस भी सप्लायर से आपने वुड खरीदा होगा वो आपको एक स्लिप देगा, एक इनवॉइस देगा। आप वो सारे इनवॉइसेस संभाल के रखिए। ऐसे ही आपको पॉलिश खरीदनी है, उसके भी आपको बिल्स मिलेंगे। आपके फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं, जैसे आपने बिजली का बिल भरा, टेलीफोन का बिल भरा, वर्कर्स को वेजेस दी, ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, फैक्ट्री में आपने कोई मशीन खरीदी उसका भी आपके पास बिल होगा। ये सारे बिल्स आप एक्यूमुलेट करके रखिए। ऐसे ही जब आप फर्नीचर बेचेंगे तो आप कस्टमर को भी एक रिसिप्ट देते हैं, उस रिसिप्ट की एक कॉपी भी आपके पास होगी। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस के अंदर जो मॉनेटरी रिलेटेड है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, उन सबके कोई ना कोई इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर होगा कि वो किस तारीख को हुआ है और उसमें कौन सी दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, ताकि आपको पता चल सके कि ये ट्रांजेक्शन किस बारे में है। जब वो सारे इन्वॉइसेस हम कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद डेट वाइज हम सारे एक्टिविटीज को
एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का एक पैटर्न है। अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है तो हमेशा उसके दो एस्पेक्ट होंगे। एक चीज आपको बेनिफिट हो रही होगी, एक चीज आपको मिल रही है, तो दूसरी तरफ दूसरी चीज आपसे दूर जा रही है, आपसे ले ली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी है, तो मशीन आपकी फैक्ट्री में आएगी तो बदले में आपके यहाँ से कैश जाएगा। ऐसे ही आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो रॉ मटेरियल आपके बिजनेस में आएगा तो बदले में कैश जाएगा। सेम सेल्स के साथ भी ऐसे ही होता है। जब सेल की एंट्री पास होती है तो कैश आता है और बदले में मटेरियल जाता है। सो कोई भी एक्टिविटी जब रिकॉर्ड होती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं और उन दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है एक जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में जिस पर भी बेनिफिट हो रहा है और जिस अकाउंट में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, दोनों को आपने उस एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब सारी एक्टिविटीज पूरे साल की आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी जो आपकी जर्नल बुक कही जाएगी। यह आपकी प्राइमरी बुक होती है। इसके अंदर आपके बिजनेस की एक एक ट्रांजैक्शन है, चाहे वो 1 रुपए की भी हो या फिर 1 लाख की हो या फिर 1 करोड़ की हो, सारी ट्रांजैक्शन उसमें लिखी हुई है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। जब हम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप सोचिए, एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक्स में 10,000 एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई हैं। अब क्या आप उन 10,000 एंट्रीज को पढ़ के समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में क्या हो रहा है? नहीं। उन एंट्रीज को लिखने के बाद आप उन एंट्रीज को देखकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपको उन एंट्रीज को फर्दर बुक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जो भी जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं उसमें जितने भी अकाउंट्स यूज हुए हैं, जैसे कि एक कैश अकाउंट यूज हुआ होगा जब आपने सामान खरीदा, बेचा, बिल्स पे करे, वेजेस पे करे। ऐसे ही वेजेस एक खर्चा है, टेलीफोन एक्सपेंस एक खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, परचेजेस आपने इन्वेंट्री खरीदी, सेल्स आपने जो इन्वेंट्री बेची, ये सारे अकाउंट्स हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबके टी अकाउंट यानी कि उनके लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं। सो दिस इज योर स्टेप 2, क्लासिफाइंग। सारी एंट्रीज को उनके अकाउंट हेड्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे आपने कैश का अकाउंट बनाया और उन 10,000 एंट्रीज में से 3,000 एंट्रीज कैश रिलेटेड हैं, तो वो 3,000 कैश की एंट्रीज कैश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ऐसे ही परचेज की जितनी एंट्रीज हैं वो सारी परचेज अकाउंट में चली जाएंगी। सेल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो सेल अकाउंट में चली जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने सारे के सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर देंगे और उनमें वो सारी एंट्रीज ट्रांसफर कर देंगे। तो 10,000 एंट्रीज थी, एग्जाम्पल के लिए 500 अकाउंट नेम्स उसमें यूज हो रहे थे, तो आप 500 अकाउंट नेम्स के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। दिस इज योर सेकेंड स्टेप विच इज क्लासिफाइंग। अब एंट्रीज तो हमने पास कर दी, लेजर में ट्रांसफर भी कर दी। क्या अब भी हमें कुछ समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस में क्या होगा? नहीं समझ में आया। अब हमें और आगे जाना है हमारे थर्ड स्टेप पे, जो है समराइजिंग। जब आप अकाउंट में सारी एंट्रीज ट्रांसफर कर देंगे तो उन एंट्रीज को ट्रांसफर करने के बाद उस अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले जाएंगे। जैसे कैश का क्या बैलेंस है, परचेज का क्या बैलेंस है, सेल्स का क्या बैलेंस है, सबके एंडिंग बैलेंस निकालेंगे और वो सारे एंडिंग बैलेंस आपको एक स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने हैं
जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं और एट द एंड जो भी टोटल होता है ट्रायल बैलेंस का, यानी कि उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड, वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, यानी कि मैच करती हैं। क्योंकि हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे थे, इसलिए सारे अकाउंट्स या तो डेबिट के होंगे या क्रेडिट के होंगे। तो जब सारी एंट्रीज पास हो जाएंगी तो उसका अल्टीमेट जो भी इम्पैक्ट आएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि अगर 100 रुपये डेबिट हुए हैं तो 100 रुपये क्रेडिट भी हुए हैं, इसलिए सारे अकाउंट अल्टीमेटली टोटल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हो गई समराइजिंग की पहली स्टेटमेंट। समराइजिंग में और स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती हैं। ट्रायल बैलेंस इसमें पहली स्टेटमेंट है। स्टेप 3 में जो फर्दर स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी कि आपने पूरे साल काम करके अल्टीमेटली अच्छा किया या बिजनेस में बुरा किया, और आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आपके पास क्या है और आपको क्या देना है। पूरी रिपोर्ट एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन जो दो स्टेटमेंट्स आती हैं वो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किए जाते हैं। आप बिजनेस के सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस इस अकाउंट में लिखेंगे, और इनकम में से सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कि इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि पूरे साल काम करने के बाद अल्टीमेटली बिजनेस को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो आपने पिछली स्टेटमेंट जो ट्रायल बैलेंस बनाई थी, उस स्टेटमेंट के अंदर सारे अकाउंट के बैलेंसेस थे, यानी कि इनकम के भी बैलेंस होंगे और एक्सपेंसेस के भी बैलेंस होंगे। तो वहीं से सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। सो एक स्टेटमेंट तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक वो स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की वर्थ बताती है कि आपके बिजनेस में क्या ऐसा है जो आपका है और क्या ऐसा है जो आपने देना है। आपकी वेल्थ बताई जाती है। बिजनेस के पास जो कुछ भी है, जैसे कि मशीन्स हैं, लैंड है, कई कस्टमर्स जो सामान खरीद के गए उनसे अभी पैसे आने हैं, सो आपके पास डेटर्स हैं, कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में है, आपकी है। और दूसरी तरफ आती हैं लाइबिलिटीज, यानी कि वो अमाउंट जो बिजनेस को पे करने हैं किसी और को। जैसे कि बिजनेस ने बैंक से एक लोन लिया था, तो वो लोन उसे पे ऑफ करना है, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में। ऐसे ही आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा था, वुड खरीदा था, वो क्रेडिट पे खरीदा था, उधार पे लिया था। सो आपका जो भी लाइबिलिटी बनता है उस सप्लायर की तरफ, वो भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज हेड में। सो बिजनेस को जो भी कुछ पे करना है टू द आउटसाइडर्स, वो सारे बैलेंसेस आपके लाइबिलिटीज में आते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद, यानी कि ओनर जो फर्नीचर बना रहा है, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की है वो अमाउंट भी लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। इसे हम कैपिटल बैलेंस कहते हैं। ये भी बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाता है और उसमें जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जो ओनर है, उसे अलग ट्रीट किया जाता है। दोनों अलग हैं, बिजनेस अलग है और वो ओनर अलग है।
ओनर भी चाहेगा कि जो पैसे उसने लगाए हैं अल्टीमेटली वो उसके रिकवर हो जाए. सो इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी ऑन द बिजनेस. एंड ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को हम आगे स्टडी करेंगे जब हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. सो एसेट्स में वो सारे अकाउंट आ जाते हैं जो आपके बिजनेस से बिलोंग करते हैं, और लायबिलिटीज में वो सब आ जाते हैं जिनमें आपको पेमेंट करनी है. दोज अमाउंट विच आर ड्यू टू बी पेड टू द आउटसाइडर्स. जब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों लिख दिए जाते हैं तो फिर वो भी टोटल्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगी जो ये बताएगी कि आपके पास क्या है एंड अल्टीमेटली आपने क्या देना है. सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं. इससे आप किसी भी बिजनेस की डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बिजनेस कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर में और बेटर कैसे परफॉर्म करेगा. ये सब जानने के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर ये स्टेटमेंट 1 ईयर के पीरियड के लिए बनाई जाती है. 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग. इट कैन बी अ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 2 साल होते हैं हमारे पास. एक कैलेंडर ईयर है और एक आपका अकाउंटिंग ईयर है. दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन 1 साल का पीरियड होना मैंडेटरी है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 1 साल के पीरियड के लिए बनाई जाती है. जब आपने सारी स्टेटमेंट्स को समराइज कर लिया तो आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं विच इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, विच इज योर स्टेप नंबर 4. अब इस स्टेप में हम ये जानेंगे कि जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको आप यूज कैसे करें, उससे आप किसी नतीजे पे कैसे पहुंचे. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेटमेंट्स एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है. रिपोर्ट कार्ड ने ये तो बता दिया कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, लेकिन आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आपने बेहतर परफॉर्म किया है या फिर बेकार परफॉर्म किया है. और ये हम कैसे जानेंगे? जब हमें और लोगों की रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगी और हम उनसे अपने स्कोर्स को कंपेयर करेंगे, या फिर हम अपने पिछले एग्जाम के रिजल्ट्स को इस साल के एग्जाम के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे. सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में जो भी स्टेटमेंट्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई हैं उन्हें एनालाइज करना होता है. एनालाइज कैसे करेंगे? उनकी रिपोर्ट्स को दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करके, या फिर आप अपने प्रीवियस ईयर की फिगर्स के साथ कंपेयर करके एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि यू आर परफॉर्मिंग बेटर और नॉट. इसके बेसिस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट आप अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे, विच इज योर स्टेप नंबर 5, कम्युनिकेटिंग. जब आपने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें आपने ये बताया कि पूरे साल काम करने के बाद आपने इन फैक्टर्स में अच्छा काम किया है और इन फैक्टर्स में अच्छा काम नहीं किया है एज कंपेयर टू योर प्रीवियस रिकॉर्ड्स, एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो वो रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स को दी जाती है. अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस में किसी ना किसी तरीके का स्टेक लगा हुआ है, यानी कि उनका बिजनेस से कोई ना कोई लेना देना है. एग्जाम्पल, बैंक जिसने बिजनेस को लोन दिया था उसका बिजनेस से लेना देना है. हो सकता है कि उसे ये जानना हो कि ये बिजनेस फ्यूचर में पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ये जानने के लिए उसे उसकी रिपोर्ट देखनी है. ऐसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि ये बिजनेस टैक्सेस पे कर पाएगा या नहीं. उसके लिए गवर्नमेंट इनकी रिपोर्ट्स चेक करना चाहेंगी. ऐसे ही इन्वेस्टर्स हो गए जो ये देखना चाहते हैं
कि बिजनेस ठीक से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, कल को जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो उन्हें वापस मिलेंगे या नहीं। यानी कि जो भी पार्टीज हैं, जिन किसी का भी स्टेक बिजनेस में लगा हुआ है, वो होते हैं स्टेक होल्डर्स, और उन्हें अपने कोई ना कोई डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजंस लेने के लिए वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना चाहेंगे। इसीलिए ये रिपोर्ट्स बनाने के बाद इन्हें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट ही तब होगा जब आपने जो भी इंटरप्रिटेशन किया है, जो भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो आप इन स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट कर दें, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें टुवर्ड्स दिस बिजनेस। सो ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप है क्लासिफाइंग, तीसरा स्टेप है समराइजिंग, चौथा स्टेप है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और 5th स्टेप है कम्युनिकेटिंग। जब मैं इन पांचों स्टेप्स को आपस में जोड़ देती हूँ तो आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting the financial results and communicating those results thereof. So, accounting की definition के अंदर ही उसका process छुपा हुआ है। अगर आपको पूरा process समझ में आ गया है तो accounts की definition भी आपको याद हो जाएगी। This is the process of accounting. This is the definition of accounting. आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक दूसरे अकाउंटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्ते।